Good morning, friends. This is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from the best sources that are PIB, The Hindu, and Indian Express. Today, on 18th of August 2026, Tuesday, we will be dealing with today's 5 MCQs, and this is an initiative by Questlink IAS. Today's question number 1 is from International Relations. POS transfer powered by UPI, recently seen in news, is associated with a postal remittance service between India and which one of the following countries? Option A, UAE. Option B, Saudi Arabia. Option C, Qatar. Option D, Oman. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation. And this is a very factual question. There is a very little chance that any elimination trick will apply here. Still, we'll once go through the question again. Now this can also be categorized as an economy question because it is related with UPI, and the name of the scheme is POS transfer, in which there will be postal remittance service between two countries. तो वन तो इंडिया ही है, एक तो इंडिया, ये इंडिया में रेमिटेंसेस आएंगे इसके थ्रू, ऑनलाइन रेमिटेंसेस, यूपीआई इसमें हेल्प कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये काफी सिंपल है। कई बार लगता है कि यूपीएससी सिर्फ वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देता है, ऐसा नहीं है। इस तरह के भी 10-15 क्वेश्चन हर साल आते हैं जो कि सिंपली 4 ऑप्शंस वाले होते हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करते रहने चाहिए। तो इस मैंने पहले बता दिया, और ये देख के भी लग रहा है कि बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको किसी भी तरह का ट्रिक या किसी भी तरह का कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेशन कुछ भी लगाने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका कतर है, सी नंबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी है, ये पोस्ट ट्रांसफर स्कीम है जो कि यूपीआई और कतर पोस्ट और इंडिया पोस्ट ये लोग मिलके बनाए हैं। और इस स्कीम से क्या होता है कि आप कतर में अगर वर्किंग जो भी इंडियन है या एनआरआई है, तो उसको अगर पैसे भेजने अपने माँ बाप को या रेमिटेंसेस भेजने अपने घर पे, तो वो डायरेक्ट कतर पोस्ट के किसी भी आउटलेट पे या किसी भी कतर पोस्ट के ऑफिस पे जाएगा। वहां से डायरेक्टली किसी भी यूपीआई एनेबल्ड अकाउंट जो इंडिया में है उसमें वो डायरेक्ट रेमिटेंसेस ट्रांसफर कर सकता है, डायरेक्ट पैसे डाल सकता है। ठीक है, यही है इसके बारे में। ये स्क्रीनशॉट हमने शेयर किया, ये आपको वहां पे मिल जाएगा वेबसाइट पे। और ये क्वेश्चन लिया गया है पीआईबी के आर्टिकल से। ये रहा उसका हेडलाइन, वहां जाके आप पढ़ सकते हो इसको। Today's second question is from governance, which reference to Unified District Information System for Education Plus, that is UDISE Plus. Consider the following statements. Number 1, it is a system for collection and management of data relating to school education in India. Number 2, it facilitates evidence-based planning and monitoring in the school education sector. Number 3, it is maintained by University Grant Commission, that is UGC. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on our general understanding or if any elimination trick applies. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। तो ये क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो इसमें कीवर्ड्स को देखें तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो कोई वेबसाइट या पोर्टल टाइप का लग रहा है। ठीक है, और पहला देखते हैं, इट इज सिस्टम फॉर कलेक्शन एंड मैनेजमेंट डाटा रिलेटिंग टू स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ये सही लग रहा है, इसमें कुछ रेड फ्लैग दिख नहीं रहा। इट फैसिलिटेट्स एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इन द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। बिल्कुल सही बात, अगर डेटा का कलेक्शन होगा तो वो फैसिलिटेट करेगा इनकी प्लानिंग और मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर 1 और 2 आपके पास सही आ जाता है तो उस हिसाब से आपका 2 तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। 50-50 पे तो आप ऐसे ही पहुंच गए। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है कि हो सकता है कि यूजीसी करता हो, लेकिन यूजीसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है ना, और यहाँ पे स्कूल
से दोनों ऑप्शन से, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। ये कभी कभी आपको ध्यान रखना होता है कि आपस में ऑप्शंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। ऊपर जो आपके इंफॉर्मेशन है या जो नाम है वेबसाइट या पोर्टल का, उसमें आपको कहीं भी क्लियर नहीं है कि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है या प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल स्कूल एजुकेशन से रेदर। लेकिन ऑप्शन में आपको ये चीज क्लियर हो रहा है कि दो ऑप्शन स्कूल से रिलेटेड है, एक यूनिवर्सिटी से, तो ये दोनों साथ में जाएंगे नहीं, या तो 1 और 2 सही होगा या 3 सही होगा। और 1 और 2 सही लग रहे हैं तो 3 हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। आंसर ए हो जाता है। इस तरह के भी ट्रिक्स आपको लगाने होते हैं कि ऑप्शंस आपस में टैंडम में है या नहीं, उनमें सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं, ठीक है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। आंसर ए है, और ये कॉन्टेक्स्ट लाइन कि UDISE प्लस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट टू सपोर्ट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इन स्कूल एजुकेशन। ये PIB से लिया गया आर्टिकल है। तो PIB में जो PIB बैकग्राउंडर होता है, तो वो जैसे कोई भी चीज न्यूज में रहती है तो उसमें एक कलेक्टिव सा, एक होलिस्टिक सा आर्टिकल बना देते हैं, आप आगे देखोगे। और PIB बैकग्राउंडर आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है, होलिस्टिक होता है। और UDISE प्लस के बारे में ये कलेक्ट्स एंड मैनेजेस डाटा, ये सब वही स्टेटमेंट्स का रिपीटेशन है जो वहां था। तो पहले दोनों सही थे, और यहाँ पे इस एसोसिएटेड किससे, यानी कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, DOSEL, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ना कि UGC। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होता तो UGC कर सकता था, पर ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए DOSEL करता है, ठीक है। आंसर ए था हमारा, और ये हमने स्क्रीनशॉट शेयर किया जिससे लिया गया है आर्टिकल से। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम साइंस एंड टेक with reference to Friedreich ataxia FRDA recently seen in the news. Consider the following statements. It is a genetic disorder associated with mutation in FXN gene. It can progressively affect the nervous system and the heart. The disorder is associated with reduced level of protein frataxin. Number 4, it is caused by mutation in mitochondrial DNA. Number 5, an individual carrying only one copy of the disease associated expanded variant necessarily develops the disease. Which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 3, option B 1, 2 and 4, option C 3, 4 and 5, and option D 1, 2, 3, 4, 5. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation after 3 seconds. उससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई एलिमिनेशन ट्रिक या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे बन पाता है या नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये फ्रेडरिक एटैक्सिया ये डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ही सारे ऐसे हैं। इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन ऑफ FXN जीन। तो ये थोड़ा एब्रिविएशन फ्रेडरिक FXN के आधार पे थोड़ा थोड़ा रिलेट किया जा सकता है। एक बार पहले पूरा पांचों स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, इससे क्या होता है कि आपको क्लैरिटी मिलती है। इट कैन प्रोग्रेसिवली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड द हार्ट, ये भी हो सकता है। द डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रोटीन फ्रैटैक्सिन, ये भी हो सकता है। और इट इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल DNA, एंड ये भी हो सकता है, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। एन इंडिविजुअल कैरिंग ओनली वन कॉपी ऑफ द डिजीज एसोसिएटेड एक्सपैंडेड वेरिएंट नेसेसरीली डेवलप्स द डिजीज। अब देखिए इस तरह के जहां भी आए हैं ना ओनली, या ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, तो किसी जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है कि ये सही हो भी सकता है या गलत भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही गलत हो, ये मान के चलना गलत होता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो आपको उस पर डबल थिंक करना पड़ेगा कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट तभी यूज करते हैं जब मोस्टली आप ऑप्शन को गलत करना होता है। बाकी एसिमिलेटिव या होलिस्टिक स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो उस हिसाब से अगर 5 को गलत माने कि कैरी ओनली वन कॉपी की, सिर्फ एक कॉपी होगा डिजीज का एसोसिएटेड वेरिएंट का, तो वो डिजीज होगा या नहीं। कई बार कैरियर भी होते हैं बहुत सारे बीमारियों में, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर एक कॉपी है डिजीज एसोसिएटेड जीन का, तो भी आपको डिजीज होने की संभावना है नहीं, ठीक है, कैरियर ही रह जाओगे आप।
तो अगर 5 आप डिसाइफर कर लो कि गलत है तो 50-50 पे तो आप आराम से पहुंच जाते हो। अब बाकी बातें आपकी बचती है फैक्चुअल रिलेटेड। तो ये तीनों तो सही है। बाकी मैं बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए गलत है। ये न्यूक्लियर डीएनए से रिलेटेड है। न्यूक्लियर डीएनए को ये इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए आंसर हमारा ए हो जाता है। 1, 2 एंड 3, चौथा भी गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो आंसर ए है और ये कॉन्टेक्स्ट लाइन है। फ्रेडरिक एंटैक्सिया FRDA ये डिजीज है। इट इज हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हेरिडिटी से ट्रांसफर होता है ये डिजीज, और ये काउज बाय एबनॉर्मलिटीज इन द फ्रेटैक्सिन जीन। फ्रेटैक्सिन एक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियर डीएनए से रिलेटेड है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है मोस्टली प्रोटीन का ही बना होता है, लीडिंग द प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपके न्यूरॉन्स और कार्डियक हार्ट से रिलेटेड आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, और ये जो आर्टिकल से लिया गया है द हिंदू के, उसमें भी यही है कि द हिंदू के साइंस वाले आर्टिकल से लिया गया है। उसमें भी रिसर्च इसी पे था कि क्यों ये सिर्फ एशियन फैमिलीज में हो रहा है, क्योंकि एशियन फैमिलीज में अभी भी कॉन्सेंगुइनियस मैरिजेस ये जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स, जिसमें जैसे अंकल्स एंड नीसेस, बिटवीन कजन्स। तो इस तरह की शादियां जो होती है जो कि रिलेटिव्स में ही हो जाती है, इसमें ये खतरा ज्यादा रहता है बीमारी होने का, क्योंकि डीएनए को म्यूटेट करने का मौका नहीं मिल पाता अच्छे से। तो और आगे देखें इसमें, FRDA is associated with mutation, particularly repeat expansion, frataxin affection gene के म्यूटेशन से रिलेटेड है। द डिजीज progressively affects the nervous system and can cause serious heart related complications. उसी तरह से affection gene code for protein frataxin and reduced frataxin expression contributing to the disease. अब जो फ्रेटैक्सिन नाम का प्रोटीन है उसका एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर देता है। द डिजीज काउजिंग म्यूटेशन ऑकर्स इन न्यूक्लियर डीएनए। ये वाला स्टेटमेंट वहां भी हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर डीएनए में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। An individual carrying only one disease associated expand variant can be carrier and does not necessarily develop the disease. इसमें क्या होता है कि अगर एक ही डिजीज एसोसिएटेड कैरी कर रहा है वो वेरिएंट, तो वो कैरियर ही सिर्फ हो सकता है, उसमें डिजीज एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो द हिंदू का आर्टिकल से लिया गया, मैंने पहले भी बताया। आज का क्वेश्चन नंबर 4 भी साइंस एंड टेक से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टेमिस अकॉर्ड्स। नंबर 1, they are based on and affirm principles contained in Outer Space Treaty. Number 2, they permit signatory countries to claim sovereignty over regions of the moon where they undertake activities. Which of the statements given above is or are not correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. Now you can pause this video and attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation. But before that, we will try to tackle this question based on any general understanding or if any elimination trick applies. तो ये आर्टेमिस अकॉर्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी यूएसए के नासा ने इंडिया के इसरो को जो मून हब मिशन है उसके लिए इसरो को इनवाइट किया है कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए। तो इस क्वेश्चन में पहला जो स्टेटमेंट है, दे आर बेस्ड ऑन एंड अफर्म प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन द आउटर स्पेस ट्रीटी। तो आउटर स्पेस ट्रीटी से ही रिलेटेड ये अकॉर्ड है, तो ये वाला सही है। ऐसे ये फैक्चुअल है, आपको पता है तो सही है। बाकी दूसरा वाला अगर देखें, द परमिट सिग्नेटरी कंट्रीज टू क्लेम सॉवरेनिटी ओवर रीजन्स ऑफ मून, ये आपको सुन के एब्सर्ड लगेगा कि मून पे ये आपको सॉवरेनिटी दे रहा है कि वहां पे आप बाउंड्रीज डिमार्केट कर लो, ये इस देश की, ये उस देश की। ऐसा थोड़ी, मून एक कॉमन प्रॉपर्टी की तरह उसको, या फिर कॉमन सबका शेयर्ड जो है उसमें क्लेम होगा। ऐसा कुछ नहीं कि एक कंट्री वहां क्लेम कर लेगा कि बाउंड्री बना लेगा कि वो मेरा जगह है, ऐसा जगह है, ये करना अलाउड नहीं है इसमें। जो भी रिसर्च वर्क होता है वो सबके लिए होता है और सबकी सहमति से होता है, अंडरस्टैंडिंगली। ओके, तो उस हिसाब से देखिए दूसरा ऑप्शन आप
ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि ये गलत है, क्योंकि आ, ये एब्सर्ड ही लग रहा है सुन के, ये मैंने पहले ही बोला। और ये ध्यान रखने की बात है कि ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट वाले पे आपको ध्यान देते हुए आंसर बी टिक करना है। ये वाला इस चीज के लिए कॉन्शियस रहना चाहिए आपको एग्जाम में, और नॉट को सबसे पहले सर्कल कर लो ताकि ये वाला सिली मिस्टेक ना हो आपसे। एक्सप्लेनेशन पे जाए तो आंसर बी है। नासा का इनिशिएटिव इसरो का, नासाज इन्विटेशन टू इसरो टू ज्वाइन इट्स प्रपोज्ड मून बेस्ड प्रोग्राम। तो मून बेस्ड जो प्रोग्राम है उसके लिए नासा ने इनवाइट किया इसरो को, ये मैंने पहले ही बताया। highlights a major opportunity for India to gain from international collaboration in advanced lunar exploration while strengthening its own long-term human spaceflight capabilities. The Artemis Accords establish principles for cooperation and responsible conduct in civil space exploration. The accord draw upon a firm key principles of Outer Space Treaty. ये सही था, और ये वाला गलत था। The accord do not permit national appropriation or sovereignty claims over the moon. ये चीज अकॉर्ड में मेंशन नहीं है, ठीक है। आंसर बी है, और ये लिया गया इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन आर्टिकल से। इसको जाके पढ़ो, बढ़िया आर्टिकल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वंदे मातरम। नंबर 1, इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नंबर 2, इट वाज ओरिजिनली रिटन entirely in Sanskrit. And number 3, it was included in the novel Anand Math. Which of the statements given above are correct? Option A 1 and 3 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 2 only, option D 1, 2 and 3. Now you can pause this video and try to attempt this question on your own. We will be moving to solution and explanation, but before that we will try to tackle this question based on any general understanding or elimination trick applies, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो तो वंदे मातरम से रिलेटेड है और काफी इजी लगेगा आपको फर्स्ट ग्लांस में। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ये सबको पता है। आनंद मठ से है, ये भी सबको पता है। तो फिर इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन क्या है? खैर, अगर आप इसी दोनों स्टेटमेंट के आधार पे जो सबसे बेसिक है उनके आधार पे अगर देखो तो 1 and 3 वाला और 1, 2 and 3 वाला ये दोनों बचता है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो 50-50 पे तो आप पहुंच ही जाओगे। इसके बाद अगर गलती करते हो तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। इसमें यही कैच है कि कई बार पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है और आप ध्यान से पढ़ने की बजाय जल्दी जल्दी में बनाने की कोशिश करो, स्किप करने की कोशिश करो, तो उसमें आपका ये चीज छूट सकता है कि ये चीज आपसे मिस हो जाएगी। ओरिजिनली रिटन इंटायरली इन संस्कृत। वंदे मातरम को आपने बचपन से गाया भी है 2 स्टैंजा, तो आपको पता है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ बंगाली टर्म्स भी यूज है। तो इंटायरली संस्कृत में नहीं है, उसमें कुछ बंगाली भी है। तो यही वाला ऑप्शन कई बार होता है कि कैरी ऑन हो जाता है, मतलब कि आपने देखा कि यार ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया वंदे मातरम से रिलेटेड, और बंकिम चंद्र, आनंद मठ, ये सब तो पता ही है। इसी में आप 1, 2 and 3 पे टिक कर देते हो कि ये भी सही होगा इंटायरली इन संस्कृत, लेकिन नहीं, इंटायरली संस्कृत में नहीं है। आंसर यहाँ पे ए है हमारा। एक्सप्लेनेशन देखो तो आंसर ए है। और ये कॉन्टेक्स्ट लाइन 2026 जो है 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम है, इसलिए वंदे मातरम थीम में इस बार का 15 अगस्त भी मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद वंदे मातरम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र ने किया था कंपोज, ये तो। और हर घर तिरंगा कैंपेन जो था ना 2026 का, इसमें भी वंदे मातरम थीम थी। ऑन द 24 जनवरी 1950, the first 2 verses of Vande Mataram were accorded equal status and honor as India's national song। क्या हुआ था कि 24 जनवरी, दैट इज 24 जनवरी 1950 को पहले 2 वर्ष जो है वंदे मातरम के, उसको अकॉर्ड किया गया था नेशनल सॉन्ग का दर्जा, ठीक है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हुआ था। लेकिन अभी जो क्या किया ना इन्होंने कि ये भी कंपलसरी कर दिया कि पूरा वंदे मातरम गाना है, झंडा फहराने के दौरान भी और बाकी पार्लियामेंट में भी। ये एक तरह से असर्शन ऑफ नेशनलिज्म के लिए इसको किया गया है, और इसको इक्वल स्टेटस मिल गया है नेशनल एंथम का, प्रोटेक्शन और स्टेटस। अगर इसको डिसरप्ट करता है कोई तो उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे नेशनल एंथम के लिए होती है, ठीक है।
अब बाकी तीनों स्टेटमेंट तो हमने वहां अच्छे से डिस्कस कर लिया। ये वाला ध्यान देने वाला है कि इसमें संस्कृत और बंगाली दोनों मिक्स था, ना कि सिर्फ संस्कृत या सिर्फ बंगाली। और ये क्वेश्चन भी लिया गया हमारे पीआईबी के आर्टिकल से, और ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, आप जाके पढ़ सकते हो। और इसी के साथ हमारा आज का 5 क्वेश्चन हो जाता है। और आपको ये टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए और या फिर आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसी नाम से हमारा क्वेश्चन लिंक आईएएस। और थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।